ऑल फैकल्टी मेंबर्स। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के पिछले व्याख्यान में जैसे केमिकल कंपोजिशन पे आपसे मैंने शेयर किया। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली वैसे तो सैकड़ों तरह के कार्य परफॉर्म करती है। हाँ, ये रिकॉग्निशन का काम करती है, रिसेप्टर्स का काम करती है। हाँ, लेकिन मुख्य जो काम है प्लाज्मा झिल्ली का वो होता है इस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होने वाला परिवहन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब हर सेल में मॉलिक्यूल सेल के बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं, सेल के अंदर से बाहर प्रवेश करते हैं। किसकी सांद्रता कितनी है, किसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, किस पे कितना आवेश है, किसकी साइज़ कितनी है, तो कई तरह की बातें हैं जिन पे ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो डिपेंड करता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जो परिवहन की जो क्रिया है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जो मुख्य जो टाइप्स हैं ये एक तो ऑस्मोसिस या विसरण, सेकंड इज डिफ्यूजन, तीसरी टाइप होती है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन। हाँ, एक मैकेनिज्म इसमें होती है को ट्रांसपोर्ट या सह परिवहन। हाँ, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो कुल मिला के 6 तरह की मैकेनिज्म, 6 तरह की विधियां हैं जिनके द्वारा आयनों और अणुओं का इसमें परिवहन होता है। पहली विधि ऑस्मोसिस या परासरण, सेकंड विधि डिफ्यूजन या विसरण, तीसरी विधि एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन, चौथी विधि को ट्रांसपोर्ट या सह परिवहन, पांचवी विधि है एंडोसाइटोसिस और छठी विधि है एंडोसाइटोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अंडर ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी में इस पे क्वेश्चंस जो है आते हैं। अब ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है उन पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। पहला जो मेथड है दैट इज़ ऑस्मोसिस या परासरण। अब कोई भी सेल्स हो उसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। मान लीजिए सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म में एक्वेटिक मीडियम है, वो पानी है सपोज, अपनी बॉडी में 80% पानी होता है। अब इस पानी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल इसके अंदर डिजोल्व हैं, सोडियम आयन हो सकते हैं, पोटेशियम आयन हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकती है, फ्रुक्टोज हो सकती है। तो प्रोटोप्लाज्म में पानी जो है वो यहाँ पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, यानी विलायक का। और इस पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल सस्पेंडेड है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज हैं, वो यहाँ पर सॉल्यूट है। तो विलायक और विलेय प्रकार का सिस्टम हर सेल के अंदर मिलेगा, सेल के बाहर भी मिलेगा, क्योंकि सेल के अंदर है वो प्रोटोप्लाज्म है, सेल के बाहर है वो बाह्य कोशिकीय तरल है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, जो अपनी बॉडी में कई रूपों में मिलता है। अपने ब्रेन में CSF एक तरह का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ब्लड का प्लाज्मा है ये CF है, ब्लड का सीरम है, टिश्यू फ्लूइड है, लसिका है, आँखों के अंदर जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड भरा हुआ है, कानों के अंदर पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। अपनी पूरी बॉडी में फ्लूइड ही फ्लूइड है, सेल के अंदर भी तरल है और सेल के बाहर भी तरल है। अब ऑस्मोसिस की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? ऑस्मोसिस वह क्रियाविधि है जिसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। इसके अंदर ATP का उपयोग नहीं होता है। या सिंपल डेफिनेशन इसकी और बताऊं, कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का गमन है। यहाँ पर सपोज मान लीजिए ये कोई एक मेम्ब्रेन है, सपोज ये प्लाज्मा झिल्ली है मान लो। ये इस प्लाज्मा झिल्ली का
इनर मीडियम है, यानी सेल के अंदर वाला पार्ट, और इधर ये सेल का बाहर का माध्यम है, एक्सटर्नल मीडियम। मान लीजिए सेल के अंदर 100 मॉलिक्यूल पानी के हैं, सेल के बाहर भी मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल पानी के हैं। अब इस सेल के अंदर मान लीजिए 20 मॉलिक्यूल सोडियम आयन हैं और सेल के बाहर मान लीजिए 40 मॉलिक्यूल्स सोडियम आयन हैं। अब सेल के अंदर और बाहर पानी की मात्रा सेम है, यहाँ भी 100 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 100 मॉलिक्यूल है। डिफरेंस किसका है? सोडियम आयनों का। सेल के अंदर 20 सोडियम आयन है, सेल के अंदर 40 सोडियम आयन है। अब सेल का जो इंटीरियर है इसमें सॉलिड कंसंट्रेशन कम है, सॉलिड कंसंट्रेशन कम है, सेल के बाहर सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन फ्री अवेलेबल वाटर जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल के बाहर कम है। यहाँ पर अपन ये मान के चलें, सपोज एक सोडियम आयन एक पानी के मॉलिक्यूल को सपोज उदासीन कर देता है, मान लो। अब यहाँ पर 20 सोडियम आयन है, तो 20 सोडियम आयन ने 20 पानी के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इस मीडियम में अवेलेबल जो पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 80। और यहाँ पर 40 सोडियम आयनों ने 40 पानी के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहाँ पर जो फ्री पानी के मॉलिक्यूल अवेलेबल है वो कितने हो गए? 60। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉलिड की मूवमेंट नहीं होती है, आयनों और अणुओं की मूवमेंट नहीं होती है, इसमें विलायक जो मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट होती है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो पानी की मूवमेंट होगी। तो डेफिनेशन में हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस इज दैट प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉलिड कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ये जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है, इसलिए ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होगा ये जीवित कोशिकाओं में होगा, डेड सेल्स में नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी मॉडल में अब यहाँ पर पानी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। वैसे तो पानी दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल जो वाटर है, फ्री अवेलेबल वाटर, यहाँ पर 80 मॉलिक्यूल है, इधर ये 60 मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होगी वो इस इंटरनल मीडियम से एक्सटर्नल मीडियम की तरफ होगी। अब मान लीजिए सेल के अंदर से मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, तो ये घटना एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। पानी के मॉलिक्यूल यदि बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो ये घटना एंडोसाइटोसिस कहलाती है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट इंटीरियर टू एक्सटीरियर हो रही है या एक्सटीरियर टू इंटीरियर हो रही है, उसकी बेसिस पे ये जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये 2 टाइप का होता है, जिसमें एक तो अंतःपरासरण या एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है बहिःपरासरण या एक्सोसाइटोसिस। हाँ, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। हाँ, इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में जैसे बताऊं, मान लीजिए सेल है सपोज, हाँ, इस एक सेल में एंडोसाइटोसिस भी हो रहा है और इसी सेल में मान लीजिए एक्सोसाइटोसिस भी हो रहा है। यदि एंडोसाइटोसिस हो रहा है तो इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल हैं या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं ये सेल के बाहर से सेल के अंदर प्रवेश करेंगे, जबकि एक्सोसाइटोसिस में पानी के जो मॉलिक्यूल हैं ये सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ प्रोपेगेट होंगे। अब इस पहले केस में आप देख रहे हो पानी के मॉलिक्यूल बाहरी माध्यम से भीतरी माध्यम की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल भीतरी माध्यम से बाहरी माध्यम की तरफ निष्कासित हो रहे हैं। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहे हैं,
तो डेफिनेटली सेल की साइज़ बढ़ेगी। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद में इस सेल का आकार जो होता है ये बढ़ जाता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल की बाहर से भीतर की तरफ एंट्री हो गई है। और इस वाले केस में क्या होगा, कोशिका पहले की तुलना में छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब यहाँ पर सेल की साइज बढ़ रही है, सेल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पर सेल टर्गिड हो गई, सेल जो एकदम टाइट हो गई। और टाइट जो कोशिकाएं होती है इनको टर्गिड सेल्स के नाम से जाना जाता है। इधर जो कोशिका है वो सिकुड़ गई, और सिकुड़ी जो कोशिकाएं होती है वो फ्लैसिड सेल के नाम से जानी जाती है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री किस डायरेक्शंस में हो रही है उसकी बेसिस पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस दो टाइप का हो सकता है, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। और अपनी बॉडी के अंदर दोनों तरह की इवेंट्स जो होती है वो देखने को मिलती है। अब एनवायरनमेंट की जैसे मैंने चर्चा करी, अपनी बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट है, अपनी सेल के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट है, अपनी बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर हर सेल की ये टेंडेंसी रहती है कि वो सेल के आंतरिक वातावरण को नियत बनाए रखे। हर एनिमल की ये टेंडेंसी रहती है कि वो शरीर के अंदर के वातावरण को, आंतरिक वातावरण को नियत बनाए रखे। और आंतरिक वातावरण को नियत बनाए रखने की जो परिघटना होती है इसको होम्योस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। अपने मान लीजिए ब्लड में पीएच में जरा सा भी चेंज हो गया, होम्योस्टेसिस चेंज हो गया। आपकी बॉडी में टेम्परेचर में चेंजिंग आ गई, चेंजिंग हो गया। सेल के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम ज़्यादा हो गई, चेंजिंग हो गया। ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो गया, चेंजिंग हो गया। तो अपनी बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा कांस्टेंट बनाए रखा जाता है। लेकिन इस एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए फ्लूइड मीडियम जो होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के हैं। वैसे तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन आपके यूजी लेवल के हिसाब से 3 तरह के मीडियम हैं, वो मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूँगा। इसमें एक मीडियम तो होता है आइसोटोनिक या समपराशरी। आइसोटोनिक मीडियम या समपराशरी। दूसरा मीडियम होता है हाइपोटोनिक या अल्प पराशरी। तीसरा होता है हाइपरटोनिक या अति पराशरी। आइसोटोनिक मीडियम में क्या होगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर सांद्रता बराबर होती है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन सेम है, उतनी कंसंट्रेशन सेल के बाहर है। इसलिए इस तरह का जो मीडियम होता है इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स, आयनों और अणुओं का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। यहाँ पर सेल की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेल की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह का मीडियम जब सेल के अंदर और सेल के बाहर सांद्रता बराबर हो उसको आइसोटोनिक मीडियम के नाम से जाना जाता है। हाइपोटोनिक मीडियम में क्या होगा, सेल के बाहर सांद्रता कम होगी और सेल के अंदर सांद्रता ज़्यादा होती है। इसलिए इस तरह के मीडियम में क्या होगा, सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल के बाहर से अंदर प्रवेश करता है। या यूँ कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक मीडियम में अंतःपरासरण की घटना होती है, एंडोस्मोसिस की घटना होती है। और जब एंडोस्मोसिस होता है तो ऑस्मोसिस के बाद में इस सेल की साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। हाइपरटोनिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ पर सेल के बाहर सांद्रता ज़्यादा है, सेल के भीतर सांद्रता कम है। इसलिए पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ निष्कासित होंगे, और ज्यों-ज्यों वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर की तरफ निष्कासित होते हैं सेल की साइज छोटी हो जाती है या सेल सिकुड़ जाती है। या यूँ कहें इस तरह के माध्यम में एक्स ऑस्मोसिस की घटना होती है। हमारी ये सेल है और सेल के अंदर से मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो आफ्टर एक्सोस्मोसिस इस सेल की साइज जो होती है छोटी हो जाती है, सेल खुरदरी हो जाती है, सेल रिंकल शेप की हो जाती है। तो आइस मीडियम की बेसिस पे 3 तरह की कंडीशन बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, आइसोटोनिक टाइप, हाइपोटोनिक टाइप और हाइपरटोनिक टाइप। आइसोटोनिक मीडियम में सेल के अंदर
और सेल के बाहर सांद्रता सेम होती है, इसलिए इस तरह के मीडियम में कोई भी आयनों और अणुओं का विनिमय नहीं होगा। हाइपोटोनिक मीडियम में सेल के अंदर सांद्रता कम है, सेल के बाहर सांद्रता ज़्यादा है। पानी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल बाहर से अंदर प्रवेश करेंगे और सेल की साइज़ बढ़ जाएगी। हाइपरटोनिक में सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जाएंगे और सेल यहाँ पर जो होती है वो सिकुड़ जाती है। इसी का एक सिंपल एक्सपेरिमेंट भी लेबोरेटरी में जैसे जनरली हम करवाते हैं। सपोज आरबीसी है, सपोज अब आरबीसी जो होती है वो डिस्क शेप है और इस आरबीसी में परिधि की तरफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिपॉजिट रहता है। सपोज ये आरबीसी और इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर हीमोग्लोबिन जो है वो डिपॉजिट है, प्रेजेंट है। अब इस आरबीसी को 3 तरह के मीडियम में रखें। मान लो इसी आरबीसी को आपने आइसोटोनिक मीडियम में रखा, इसी आरबीसी को आपने हाइपोटोनिक मीडियम में रखा, इसी आरबीसी को आपने हाइपरटोनिक मीडियम में रखा, अब इन तीनों मीडियम में 7-8 मिनट के बाद में अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आइसोटोनिक मीडियम जो होता है, इस मीडियम में आरबीसी के अंदर सांद्रता और आरबीसी के बाहर सांद्रता सेम है, इसलिए यहाँ पर कोई विनिमय नहीं होता है और आरबीसी की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितनी आरबीसी पहले थी वही आरबीसी की साइज़ बाद में रहती है और इसमें हीमोग्लोबिन है वो इंटैक्ट है और देयर इज़ नो चेंज। तो सेल को जब आइसोटोनिक विनिमय में रखा जाता है तो आयनों और अणुओं का विनिमय नहीं होता है और सेल की आकृति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। हाइपोटोनिक मीडियम में क्या होगा, अब इसके अंदर सेल के अंदर सांद्रता ज़्यादा है, सेल के बाहर सांद्रता कम है और इसके अंदर अंतःपरासरण होता है। अंतःपरासरण होता है तो सेल का टारगेट प्रेशर बढ़ेगा और टारगेट प्रेशर जो बढ़ेगा आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो फट जाती है और आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली जब फट जाती है तो इसका सारा हीमोग्लोबिन जो होता है ये बाहर निकल जाता है और ये घटना कहलाती है हीमोलाइसिस। तो कई बार अपन देखते हैं कि ब्लड के अंदर आरबीसी फट गई और आरबीसी का सारा हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाता है और ये हीमोग्लोबिन फिर पेशाब के थ्रू शरीर के बाहर निष्कासित होता है। इधर हाइपरटोनिक कंडीशंस में क्या होगा, अब इसमें सेल के बाहर सांद्रता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और आरबीसी जो होती है ये सिकुड़ जाती है, इसके आकार जो होता है ये छोटा हो जाता है और इस तरह की सिकुड़ी जो आरबीसी है, उबड़ खाबड़ जो आरबीसी है, इसको पोइकिलोसाइट के रूप में, पोइकिलोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है। पोइकिलोसाइट या सेनाइल आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर डेथ जब होती है, क्योंकि आरबीसी की लाइफ साइकिल है वो 120 दिन है अपने ह्यूमन के अंदर, तो 60 दिन के बाद में जितनी भी आरबीसी है वो उबड़ खाबड़ हो जाएगी, उसका डिहाइड्रेशन होने लग जाता है और 120 दिन के बाद में इन आरबीसी की मृत्यु हो जाती है और मृत आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको घोस्ट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी की जो खाली जो खोखे होते हैं, इन खाली खोखों को घोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये एक सिंपल पहली मैकेनिज्म है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन to higher solute concentration through a semi-permeable membrane or through a plasma membrane, and this phenomenon is exists only in living cells. मृत कोशिकाओं में ये घटना देखने को नहीं मिलेगी, इसके लिए कोशिकाओं का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। मृत कोशिकाएं जो होती है उसके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। डिफ्यूजन जिंदा कोशिकाओं में भी होता है, मृत कोशिकाओं में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, लेकिन ये जो मोमेंट है ये पर्टिकुलरली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में होती है, यानी विलायक
अणुओं में होती है, विलेय मॉलिक्यूल्स में नहीं होती है। और बॉडी के हेल्दी इकोसिस्टम के लिए, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इस मोमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब इसके बाद में सेकंड मोमेंट, सेकंड जो मोमेंट है दैट इज़ डिफ्यूज़न या विसरण। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये ऑस्मोसिस से थोड़ा डिफरेंट है। ऑस्मोसिस में जहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट हो रही थी, सॉलिड में नहीं हो रही थी, यहाँ पर इसका उल्टा होगा। यहाँ पर सॉलिड में मूवमेंट होती है, सॉल्वेंट में नहीं होती है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि इस विधि में आयनों और अणुओं का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। डिफ्यूजन is that process in which molecules or ions transported from their higher concentration to lower concentration due to its inherent kinetic energy। यहाँ पर जो मोमेंट है ये आयनों और अणुओं की स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण है, ड्यू टू देयर इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी। और इसमें प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट हो कोई ज़रूरी नहीं है, कोशिका जिंदा हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये प्रोसेस लिविंग सेल्स में भी हो सकता है, डेड सेल्स में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए कंडीशन थी कि ऑस्मोसिस लिविंग सेल्स में ही होगा, प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू ही होगा और केवल फ्लूइड मॉलिक्यूल्स में भी होगा, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में। तो डिफ्यूजन वो प्रक्रिया है जिसमें आयनों और अणुओं का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वयं की गतिज ऊर्जा के द्वारा होता है। अब ये जो डिफ्यूजन है ये मेनली दो टाइप का होता है। एक तो सिंपल डिफ्यूजन या सामान्य विसरण, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या निर्विघन विसरण। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन इसमें कोई वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होती है। इन सिंपल डिफ्यूजन molecules are transported from higher concentration to lower concentration and there is no requirement of any transporter molecules or any carrier molecules। लेकिन facilitated diffusion में क्या होगा, जहाँ पर भी मोमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, लेकिन इसमें वाहक अणुओं की आवश्यकता होती है, यानी ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर आवश्यकता होती है या कैरियर मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अब हायर कंसंट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर स्पीड जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन स्पीड जो होती है, जो कंसंट्रेशन कम होगी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए पानी की टंकी है, पानी की टंकी एकदम फुल भरी है तो उसमें टोंटी खोलोगे तो टोंटी तेज चलती है, लेकिन जो टैंक में पानी कम होता जाएगा टोंटी की स्पीड जो होती है वो भी कम होती जाती है। तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट है, कंसंट्रेशन कम है तो ट्रांसपोर्टेशन स्लो है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि मॉलिक्यूल की सांद्रता ज़्यादा है तो भी स्पीड वही मेंटेन रहेगी, कंसंट्रेशन यदि कम है तो भी स्पीड वही मेंटेन रहेगी। इसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन जो होते हैं इसमें डी और एल प्रतिरूप, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है, जैसे डी एमिनो एसिड, एल एमिनो एसिड, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। यहाँ पर डी का मतलब डेक्स्ट्रल या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या राइट हैंडेड, एल का अर्थ है यहाँ पर लेवो रोटेटरी या सिनिस्ट्रल या लेफ्ट हैंडेड। तो डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, दोनों तरह के ग्लूकोज एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि डी और एल ग्लूकोज यदि दोनों में सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो दोनों के परिवहन की दर सेम होती है,
ये नहीं कि डी ग्लूकोज में फास्ट हो रहा है, एल ग्लूकोज में स्लो हो रहा है। डी और एल ग्लूकोज दोनों का सिंपल विसरण जो होता है उसके डिफ्यूजन की रेट जो होती है वो सेम होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि एल प्रतिरूप जो होता है लेवोरोटेटरी, इसके ट्रांसपोर्टेशन की रेट डी प्रतिरूप की तुलना में ज़्यादा होती है। मान लो आपने एल ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिया पानी में घोल के, आपने डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन पानी में डिजोल्व करके पिया, तो एल ग्लूकोज जो होता है उसका अवशोषण डी ग्लूकोज की तुलना में तेज़ी से होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें। हाँ, इसके अलावा इनहिबिटर्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अवमंदक, तो इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका सामान्य विसरण में कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई दखल नहीं होती है इसमें, नो इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। लेकिन फैसिलिटेटेड में क्या होगा, इनहिबिटर्स के द्वारा विसरण जो होता है ये प्रभावित हो जाता है। अब इनहिबिटर मॉलिक्यूल कोई भी हो सकते हैं, सांप का पॉइजन है इनहिबिटर्स है, बिच्छू का पॉइजन है इनहिबिटर्स है, इवन दो अपन चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये भी इनहिबिटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले चाय मत पियो, खाली पेट चाय मत पियो। इसके पीछे रीज़न क्या है कि चाय के अंदर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैफीन के मॉलिक्यूल्स, टैनिन के मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज के अवशोषण को क्या है प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इसमें सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। हालांकि दोनों ही डिफ्यूजन में मोमेंट जो होगी वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगी, लेकिन सामान्य विसरण में कोई कैरियर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स में कैरियर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, और ये कैरियर मॉलिक्यूल्स से जाति विशिष्ट है। ग्लूकोज का परिवहन करना है तो अलग ट्रांसपोर्टर चाहिए, फ्रुक्टोज का परिवहन करना है अलग ट्रांसपोर्टर चाहिए, सोडियम आयन का विनिमय करना है अलग मॉलिक्यूल्स चाहिए, कैल्शियम आयन करना है अलग मॉलिक्यूल्स चाहिए। या यूँ कह सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो जाति विशिष्ट होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, और जब स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम होता है तो वो फिर अवमंदक के द्वारा भी प्रभावित होता है। तो इनहिबिटर्स पॉइजन हो सकते हैं, साइनाइड हो सकते हैं, चाय हो सकता है, कॉफ़ी हो सकती है, बीड़ी सिगरेट का जो निकोटीन जो निकलता है वो इसमें अफेक्ट करता है। और सिंपल डिफ्यूजन में डी और एल प्रतिरूप की दर सेम होगी, यहाँ पर एल प्रतिरूप की दर ज़्यादा होती है, डी प्रतिरूप की दर जो होती है वो कम होती है। अब इसके अलावा नॉर्मली यदि देखें अपन ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके द्वारा डिफ्यूजन की दर जो होती है वो प्रभावित हो सकती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर कुछ फैक्टर हैं मैं शेयर करूँगा। एक फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। इसमें सीधा सा कंक्लूजन है, ज्यों टेम्परेचर बढ़ेगा विसरण की दर बढ़ती जाती है। आपने सर्दियों के दिनों में देखा होगा, जैसे कई बार ये सड़कों के किनारे जानवर मरे हुए होते हैं, तो सर्दी के दिनों में क्या है कि टेम्परेचर कम रहता है तो उस मरे जानवर की स्मेल जो दुर्गंध है वो काफ़ी दूर तक उसका असर रहता है। और ज्यों फिर सूरज उगता है, धूप निकलती है, तापमान तेज होता है। अब दिन के समय दोपहर में 12 बजे के आसपास आप उस डेड बॉडी के पास से गुजरो, आपको इतनी दुर्गंध महसूस नहीं होगी, लेकिन सुबह के टाइम और रात्रि के टाइम जब तापमान कम हो जाता है उसमें दुर्गंध सबसे ज़्यादा महसूस होती है। तो ज्यों तापमान बढ़ेगा विसरण की दर बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर एक इसमें एक मेन कारक है। इसके अलावा कंसंट्रेशन, सांद्रता, विसरण की दर जो होती है ये सांद्रता के समानुपाती है। हालांकि सिंपल डिफ्यूजन में ये फैक्ट लागू होगा, फैसिलिटेटेड में ये लागू नहीं होगा। जो सामान्य विसरण है वो तो सांद्रता के समानुपाती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है इस पर जनरली कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स की साइज, जनरली क्या होगा कि छोटे आकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनमें विसरण की दर फास्ट होती है। बड़े आकार के जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर विसरण की दर स्लो होती है। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटी होगी विसरण फास्ट होगा, साइज बड़ी है विसरण स्लो होगा। इसके अलावा आवेश के ऊपर चार्ज, अब चार्ज में अपन देखते हैं कि ज्यों ज्यों धनावेश बढ़ता है आयंस की साइज छोटी होती जाती है। सपोज कैल्शियम है, मान लीजिए कैल्शियम में एक आवेश है, सपोज कैल्शियम में 2 आवेश हैं और एक कैल्शियम है वो बिना आवेश वाला है। अब यहाँ पर नॉर्मल कैल्शियम जिसमें आयनाइजेशन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, इसकी साइज बड़ी है। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, साइज छोटी होगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, साइज और छोटी होगी। अब धनावेश ज्यों ज्यों बढ़ता है आयंस का आकार छोटा होता जाता है और ज्यों ज्यों आयन का आकार छोटा होगा उसके विसरण की दर बढ़ती जाएगी। लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में उल्टा होगा है। सपोज मान लीजिए ऑक्सीजन है, सपोज एटॉमिक ऑक्सीजन, कोई आवेश नहीं है। एक ऑक्सीजन पे 1 ऋणावेश है। एक ऑक्सीजन ऐसी है जिसके ऊपर 2 ऋणावेश हैं। अब यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक ऑक्सीजन है, इसकी साइज छोटी है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसकी साइज बढ़ गई, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसकी साइज और बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले केस का उल्टा होगा। धनावेश यदि बढ़ता है तो साइज छोटी होती है, विसरण की दर बढ़ेगी। लेकिन ऋणावेश यदि बढ़ता है तो साइज बढ़ेगी और ज्यों ज्यों साइज बढ़ती है विसरण की दर जो होती है वो स्लो होती जाती है। इसके अलावा इनहिबिटर्स का प्रभाव पड़ेगा। सामान्य विसरण पे तो हालांकि इनहिबिटर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फैसिलिटेट डिफ्यूजन जब होता है तो इनहिबिटर्स जो होते हैं वो परिवहन की क्रिया को अवमंदित कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इसके अलावा सरफेस एरिया, सेल छोटी है सेल बड़ी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जनरली विसरण जो होता है ये सरफेस एरिया के समानुपाती है। तो डिफ्यूजन की दर पृष्ठ सतह के समानुपाती होती है और हर सेल का अपना अपना सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, उसका अनुपात होता है। मान लीजिए गोलाकार सेल है तो उसके अंदर के वॉल्यूम के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, षटकोणीय कोशिका है उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, अंडाकार कोशिका है उसके लिए अलग फॉर्मूला मिलेगा। तो सेल की जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी, पृष्ठ सतह होगी, उसके अंदर डिफ्यूजन जो होता है वो उतना ही फास्ट होता है। अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स का इनका जो परिवहन जो होता है डिफ्यूजन, ये अलग अलग छिद्रों के द्वारा होता है। पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर परमानेंट पोर भी हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डायनेमिक पोर भी है, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के मॉलिक्यूल्स में हलचल होती रहती है। तो अलग अलग छिद्रों के द्वारा अलग अलग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जितने भी आयन्स हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनका परिवहन अलग अलग प्रोटीन चैनल्स के द्वारा होता है, परमानेंट छिद्रों के द्वारा। सोडियम आयन के लिए अलग छिद्र है, पोटेशियम के लिए अलग छिद्र है, कैल्शियम के लिए अलग छिद्र है। जितने भी जो लिपिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोफोबिक नेचर के, इनका परिवहन हमेशा लिपिड के बीच में जो पैविंग ब्लॉक पोर के जो बीच में छिद्र है उन छिद्रों के द्वारा होता है। जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल है उनका ट्रांसपोर्टेशन पैविंग ब्लॉक पोर के द्वारा होता है। जितने भी आयन्स जो हैं, आयन्स का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टर ये जो आयनोफोर जो होते हैं उनके द्वारा होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली में 5 तरह के छिद्र पाए जाते हैं और हर छिद्र से अलग अलग मॉलिक्यूल्स और आयनों का परिवहन होगा कि ये आयन फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है या गैसियस प्रकृति के हैं या सॉलिड प्रकृति के हैं या लिक्विड प्रकृति के हैं। जिस तरह की नेचर होगी उसके अकॉर्डिंग इन आयनों और अणुओं का डिफ्यूजन होता है। तो ये एक नट सेल में बहुत ही शॉर्ट में डिफ्यूजन को मैंने डिस्कस किया है। तो डिफ्यूजन वो प्रक्रिया है जिसमें आयनों और अणुओं का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वयं की
गतिज ऊर्जा के कारण होता है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया जीवित कोशिकाओं में भी हो सकती है, मृत कोशिकाओं में भी हो सकती है। ये प्रक्रिया सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह के मॉलिक्यूल्स में संपन्न होती है और अलग अलग नेचर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग छिद्रों के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं और इस प्रोसेस का होना भी बहुत ज़रूरी है सेल के अंदर। अदरवाइज तो सेल का होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल का आंतरिक वातावरण जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सेल के अंदर और बाहर आयनों का एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी में सेल के बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, सेल के अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, सेल के बाहर धनावेश होता है, सेल के भीतर ऋणावेश होता है और हर सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। यदि इन आयनों का डिस्ट्रेस हो जाएगा, मान लीजिए सेल की आउटर सरफेस नेगेटिव हो जाए, भीतरी सरफेस सपोज पॉजिटिव हो जाए, तो जो विभवांतर -70 मिलीवोल्ट था वो बढ़कर +10, +20, +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। तो आयनों का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो सेल जो होती है वो डीपोलराइज हो जाती है, सेल का विभवांतर परिवर्तित हो जाता है और जीरो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यदि आ रहा है इट मीन्स उस प्राणी की डेथ हो गई है, उस सेल की डेथ हो गई है, वो सेल निष्क्रिय हो गई है, वो सेल क्विसेंट स्टेज में चली गई है, वो सेल किसी प्रकार के डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस को संपादित नहीं करती है। और आदमी की जब मृत्यु होती है तो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपन पोटेंशियोमीटर के द्वारा, एमीटर के द्वारा आप नाप सकते हो। यदि पोटेंशियोमीटर में नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है इट मीन्स आदमी है वो डेड हो गया है। लेकिन ये देखा गया है कि आदमी के कुछ ऑर्गेन ऐसे हैं जो आदमी के मरने के बाद में भी 2-3 दिन तक जिंदा रहता है। इसकी जैसे किडनी है, इसकी आंखें हैं, इसलिए ये ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन में काम में आता है। आदमी की डेथ होगी तो उसकी आंखें रिमूव करके किसी दूसरे आदमी में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। किडनी है वो प्रत्यारोपित हो सकती है और इन बॉडी में जब आप नीडल टच करोगे तो उसमें नीडल के अंदर वाइब्रेशन है वो देखने को मिलता है। वाइब्रेशन में हलचल हो रही है, नीडल में हलचल हो रही है, इट मीन्स सेल जो है वो जिंदा है। तो ये एक शॉर्ट में ये मैंने 2 प्रोसेस आपसे डिस्कस किए हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे फोकस रहता है और डिफ्यूजन के अंदर सॉलिड मॉलिक्यूल पे फोकस रहता है। ऑस्मोसिस है वो जिंदा कोशिकाओं में होता है, प्लाज्मा झिल्ली की यहाँ पर आवश्यकता होती है, लेकिन डिफ्यूजन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सेल्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है। इसके बाद में ये बाकी के जो 4 प्रोसेस और हैं इसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इस पे मैं चर्चा करूँगा। तो सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म अपने डिस्कस करी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू मूवमेंट करते हैं। और डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपनी इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी के कारण मूवमेंट करते हैं। तीसरी जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, सक्रिय परिवहन वह विधि है या वह प्रक्रिया है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स और आयंस निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू परिवहित होते हैं, लेकिन इसमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स का उपयोग किया जाता है। पहले जो 2 मैकेनिज्म थी उसके अंदर स्वयं की इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की जो स्वयं की जो गतिज ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बाहर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर एटीपी के मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको सक्रिय परिवहन का नाम दिया गया है। और इसमें जो मोमेंट होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मोमेंट होती है। इसको एक सिंपल मॉडल के रूप में जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, अपनी बॉडी में कोई भी सेल्स हों, सपोज ये मान लीजिए सेल की बाहरी लिपिड लेयर है, ये सेल की भीतरी लिपिड लेयर है, इसको मैं OLL नाम दे रहा हूँ, आउटर लिपिड लेयर, इसको मैं ILL
या इंटरनल लिपिड लेयर का नाम दे रहा हूँ। इस सेल में, सेल के बाहर हमेशा सोडियम आयन ज़्यादा होंगे, सेल के भीतर हमेशा सोडियम आयन कम होंगे, और सेल के बाहर हमेशा धनावेश मिलता है, सेल के भीतर हमेशा ऋणावेश मिलता है। इसलिए सोडियम की जो ग्रेडियंट होगी उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज सोडियम ग्रेडियंट। इस ट्रायंगुलर का चौड़ा जो पार्ट है बाहर की तरफ है, नैरो जो पार्ट है भीतर की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम की सांद्रता सेल के बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है। इसी तरह पोटेशियम आयन जो होते हैं, पोटेशियम आयन सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, सेल के बाहर कम होते हैं। तो इसको उल्टे इस ट्रायंगल के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, पोटेशियम आयन सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल के बाहर कम है। तो सोडियम की जो ग्रेडियंट है वो तो आउटर साइड से इनर साइड की तरफ डिक्रीज हो रही है। पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर सेल का जो विभवांतर होता है, यदि इसके अंदर आप एमीटर कनेक्ट करके यदि इसको करंट को आप देखो सेल को, तो ये पोटेंशियल लगभग आता है -70 मिलीवोल्ट। अब सक्रिय परिवहन में क्या होगा कि सोडियम आयन की सांद्रता बाहर ज़्यादा है, सेल के भीतर कम है, इसलिए सोडियम आयन तो डिफ्यूजन के द्वारा बाहर से भीतर अपने आप ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी तरह पोटेशियम आयन की सांद्रता सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल के बाहर कम है, इसलिए पोटेशियम आयन सेल के अंदर से बाहर की तरफ अपने आप डिफ्यूज होते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, सोडियम आयन सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी सांद्रता के विपरीत, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। इसी तरह पोटेशियम आयन जो होंगे वो सेल के बाहर से भीतर की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर डिफ्यूजन का जो प्रेशर है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर एटीपी के मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। और इस तरह का जो परिवहन होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा सोडियम पोटेशियम दोनों को परिवहित करने वाले ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स का। अब सपोज इसी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है, और ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन की 2 सब यूनिट्स पाई जाती है, जिसमें एक तो होती है स्मॉल सब यूनिट, सपोज दिस इज स्मॉल सब यूनिट। हाँ, एक इसमें होती है इसकी बड़ी इकाई, दिस इज लार्ज सब यूनिट। तो जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें प्रोटीन की 2 उप इकाइयाँ हैं, या इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो होती है इसके साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े रहते हैं, यानी इट इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट है जो अटैच्ड है, या ये जो प्रोटीन है ये ग्लाइकोसाइलेटेड है। अब ये जो बड़ी यूनिट है, इस बड़ी यूनिट में बाहर की तरफ पोटेशियम आयनों के जुड़ने के लिए 2 एक्टिव साइट होती है। पोटेशियम आयनों के जुड़ने के लिए 2 एक्टिव साइट होती है या रिसेप्टर साइट होती है, जबकि इस लार्ज यूनिट में भीतर की तरफ सोडियम आयनों के जुड़ने के लिए 3 एक्टिव साइट होती है। 3 एक्टिव साइट होती है सोडियम के अटैचमेंट के लिए है, या यूँ कह सकते हैं कि इस लार्ज यूनिट के साथ बाहर की तरफ 2 पोटेशियम आयन अटैच हो सकते हैं, इसमें भीतर की तरफ 3 सोडियम आयन अटैच हो सकते हैं। अब भीतर की तरफ यहाँ क्या होगा, एटीपीएज एंजाइम भी होता है, और एटीपीएज एंजाइम जो होता है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स को एडीपी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एटीपी जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है एडीपी के अंदर, और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है तो इस स्टेप के अंदर एनर्जी का उत्पादन होता है। यहाँ पर एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, और ये एनर्जी इन आयनों के ट्रांसपोर्टेशन में काम में आती है।
क्योंकि यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का जो विनिमय हो रहा है ये सांद्र प्रवणता के अगेंस्ट हो रहा है, सांद्र प्रवणता के विपरीत हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो डिफ्यूजन प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए ये काम में आती है। और इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, इसमें 2 सोडियम आयन, 2 पोटेशियम आयन सेल के बाहर से भीतर की तरफ प्रवेश करेंगे। इसी तरह 3 सोडियम आयन सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ परिवहित होंगे। तो इस ट्रांसपोर्टेशन में इस एक ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स के द्वारा 3 सोडियम आयन भीतर से बाहर की तरफ जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन बाहर से भीतर की तरफ आ रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी और सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी। क्योंकि नॉर्मल स्टेज में सेल के बाहर धनावेश होना चाहिए और सेल के भीतर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -70 मिलीवोल्ट होना चाहिए। ये नहीं हो कि बाहरी सतह नेगेटिव हो गई, भीतरी सतह पॉजिटिव हो गई, उसके अंदर सेल जो होती है वो डीपोलराइज हो जाती है। और इस तरह की जो मैकेनिज्म होती है वो नर्वस सेल्स में पाई जाती है, मांसपेशियों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर उद्दीपन का संचरण करना होता है, मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। इसलिए वहाँ पर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टार्टिंग में पोलराइज है, फिर डीपोलराइज होती है जिसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, उसके बाद में रीपोलराइज होती है, उसके बाद में सेल अपनी वापस नॉर्मल स्टेज में आती है। तो वहाँ पर ये जो सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं ये खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं और बहुत ही हाई स्पीड से एकदम प्रेसाइज मैनर में, एकदम एक्यूरेट मैनर में ये घटना जो होती है ये संपादित होती है। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज दैट ट्रांसपोर्ट इन विच मॉलिक्यूल्स और आयंस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय यूटिलाइजिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो सक्रिय परिवहन वह परिवहन है जिसमें अणुओं और आयनों का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर एटीपी का उपयोग करते हुए होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और अपनी बॉडी में जहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आयनों का अवशोषण होता है, वहाँ पर ये घटना लगभग पाई जाती है। विशेषकर इंटेस्टाइन की सेल्स में ये परिघटना देखने को मिलेगी। किडनी की जो नेफ्रॉन्स होती है उसके अंदर ये परिघटना देखने को मिलेगी। तो पहली जो 2 मैकेनिज्म थी ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, वो सारी पैसिव प्रोसेस थी, उसके अंदर एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं था। वहाँ पर एटीपी एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स की स्वयं की काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर इनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि सांद्रण प्रवणता के अगेंस्ट ये मोमेंट होती है। इसको अफिल जर्नी भी कह सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अफिल जर्नी है, पहाड़ों पे जैसे चढ़ते हैं अपन अफिल जर्नी, और वहाँ पर डिफ्यूजन और जो है ये डाउन हिल जर्नी है। और ये आपने देखा होगा कि अपन पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो अपने को जोर ज़्यादा आता है, अपने को एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, और पहाड़ से जब उतरते हैं उसमें ज़्यादा जोर नहीं आता है, उसमें एनर्जी जो है इतनी यूटिलाइज नहीं होती है।